हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। पॉलिटी के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि संसद को किस तरह के कार्य करने होते हैं और इन कार्यों को करने के लिए संसद को दी जाने वाली शक्तियों को भी डिस्कस करेंगे। तो लगातार पॉलिटी के इन लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं संसद की शक्तियों से, जिसमें हम विधायन की शक्ति, कार्यपालिकी, वित्तीय, संवैधानिक, न्यायिक, निर्वाचक और राजनीतिक शक्तियों की बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं विधायन की शक्तियों के बारे में। तो विधायन की शक्तियों के अंतर्गत संसद पूरे देश के लिए या विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कानून का निर्माण कर सकती है, जिसे संसद की क्षेत्रातीत शक्ति कहा जाता है। आर्टिकल 245 के अनुसार संसद संघ सूची के 99 विषयों पर कानून बना सकती है और संवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, लेकिन संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधानसभा को भी कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा आर्टिकल 248 के अनुसार संसद अवशिष्ट विषयों पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करते हैं तो उसे 6 सप्ताह के अंतर्गत संसद से पारित करवाना आवश्यक होता है, नहीं तो वह अध्यादेश निष्प्रभावी मान लिया जाता है। तो ये सारी थी संसद की विधायन की शक्तियाँ। अब आगे बात करते हैं संसद की कार्यपालिकीय शक्तियों के बारे में। तो कार्यपालिका का निर्माण संसद से ही किया जाता है तथा वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक बनी रह सकती है जब तक उसे सदन में विश्वास मत प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रश्नकाल, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण भी करती है। संसद पर नियंत्रण का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। और राज्यसभा कार्यपालिका से केवल प्रश्न पूछ सकती है, उसे हटा नहीं सकती, जबकि लोकसभा बहुमत से कार्यपालिका को हटा भी सकती है। तो इन कार्यपालिकीय शक्तियों को देखने के बाद अब बात करते हैं संसद की वित्तीय शक्तियों की। तो ये शक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका ना तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और ना ही किसी प्रकार का खर्च कर सकती है। और बजट पर भी संसद का ही नियंत्रण होता है। संसद की अनुमति के बिना बजट में आय व्यय की अनुमति नहीं मिल सकती। और सरकार के समस्त खर्चों को कटौती प्रस्ताव के माध्यम से संसद अनुदान मांगों के रूप में स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। और संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है, उनके आय व्यय पर नियंत्रण रखती है। तो ये थी सारी संसद की वित्तीय शक्तियाँ। अब बात करते हैं संसद की संवैधानिक शक्तियों के बारे में। तो इसमें केशवानंद भारती वाद के पश्चात संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी संसद को संवैधानिक शक्तियाँ इस प्रकार प्राप्त हैं कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद 3 प्रकार से करती है। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त करके। इसके अलावा संसद नए राज्यों का भी निर्माण कर सकती है, मौलिक अधिकारों का विस्तार और उन्हें कम कर सकती है तथा संसद ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को विधायी रूप प्रदान करती है। तो संसद की संवैधानिक शक्तियों के बाद अब बात करते हैं संसद की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है तो संसद न्यायिक रूप ले लेती है और संसद दोनों पक्षों को सुनती है। महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है और न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश संसद कर सकती है। न्यायालय की तरह संसद को भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। लेकिन अब संसद की अवमानना होती क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कार्य जिसमें संसद की किसी सदन या उसकी समितियों या उसके अधिकारियों के द्वारा संपादित कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्य जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, वह संसद की अवमानना या विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। अब इसमें संसद की अवमानना हो रही है या विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का कार्य संसद का ही होता है। वही बताएगी कि संसद की अवमानना हुई है या किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। जैसे संसद की गरिमा के विरुद्ध किया गया भाषण
या अध्यक्ष अथवा सभापति के कार्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना संसद की अवमानना माना जाता है। तो ये थे संसद के न्यायिक शक्तियों से रिलेटेड सारे डिटेल्स। अब बात करते हैं संसद की निर्वाचक शक्तियों की। इसमें संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करती है। संसद ही संसदीय निर्वाचन और राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित कानून भी बनाती है। चलिए अब इन बातों को जानने के बाद बात करते हैं संसद की राजनीतिक शक्तियों के बारे में। तो संसद जनता की इच्छाओं को प्रकट करने वाला सबसे बड़ा मंच माना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और इन सांसदों के द्वारा व्यक्त किए गए जितने भी विचार हैं उन्हें आम जनता का विचार माना जाता है। संसद को सूचना का भी सबसे बड़ा अंग माना जाता है, क्योंकि संसद सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकती है और संसद के सत्र में होने के दौरान सरकार कोई भी सूचना सबसे पहले संसद के समक्ष रखती है। तो अब इसी पॉइंट पर हमने संसद की सारी शक्तियों के बारे में जान लिया। तो अब आगे संसद के विशेषाधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट से तात्पर्य है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ सांसदों को प्राप्त हैं और आम नागरिकों को इनसे अलग रखा गया है। सामान्यतः लोकतांत्रिक शासन में विशेषाधिकार शब्द विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन खुद ही समानता पर आधारित है। लेकिन फिर भी सांसदों को विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर सकें। चलिए तो अब इन विशेषाधिकारों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं संविधान में वर्णित विशेषाधिकारों की, जिसमें आर्टिकल 105 के क्लॉज 1 के अनुसार सांसदों को पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार होता है। फिर आर्टिकल 105 के क्लॉज 2 के अनुसार संसद में या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही किए जाने से छूट प्राप्त होती है। मतलब संसद में कोई भी कार्य करने के लिए जो भी बात कही जा रही है, उसकी समितियां या उसके सदस्य जो भी बात कह रहे हैं, उन बातों पर न्यायालय का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब आगे आर्टिकल 122 के अनुसार संसद के किसी भी पदाधिकारी जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभापति और उपसभापति तथा उसके सदस्य के द्वारा सदन के संचालन में की गई कार्यवाही के लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी प्रोसीजर्स होंगी किसी भी कार्य के लिए, तो उन सभी कार्यवाहियों के लिए न्यायालय कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो ये कुछ विशेषाधिकार हैं जो संविधान में वर्णित हैं। अब बात करते हैं संसदीय परंपराओं पर आधारित विशेषाधिकारों की, जिसके अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं। पहला व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा सामूहिक विशेषाधिकार। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में आर्टिकल 105 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। फिर आगे संसद सत्र के दौरान और सत्र के आरंभ होने से 40 दिन के पहले या सत्र समाप्त होने के 40 दिन के बाद तक सिविल मामलों में संसद सदस्यों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। मतलब यदि किसी सांसद पर मनी से रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक। लेकिन यदि कोई क्रिमिनल केस चल रहा है उसके ऊपर या वह आपराधिक मामलों का दोषी है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है, जिसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। अब आगे संसद के सदस्य या अधिकारी सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों के संबंध में किसी न्यायालय में साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं कर सकते। लेकिन सांसदों को किसी भी न्यायपालिका में गवाही देने के लिए छूट प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ संसद के व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अब सामूहिक विशेषाधिकारों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सांसद को संसद के परिसर के अंदर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और यदि किसी सांसद को हिरासत में लिया जाता है या उसे किसी मामले में दंड दिया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है। आगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार होता है, और यदि यह सामग्री कोई प्रकाशित करता है तो इसे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद में कोई गोपनीय कार्यवाही आयोजित की जा सकती है जिसका प्रकाशन आवश्यक नहीं होता। मतलब पब्लिक को बिना बताए भी संसद में कार्यवाहियाँ की जाती हैं।
और यह जो संसद को प्राप्त विशेषाधिकार हैं, ये संसदीय समितियों और उनके सदस्यों को भी प्राप्त होते हैं। और संसद को प्राप्त विशेषाधिकारों के हनन के मामले में लोगों को दंडित करने का अधिकार भी होता है संसद को। तो यहाँ पर संसदीय विशेषाधिकारों का भी हमारा टॉपिक कवर होता है। और आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में संसद के कार्य संचालन की बात करेंगे। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।